हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, इससे थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को। जो बोर्ड पे लिखा था वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था। तो कमेंट सेक्शन में मैंने एक दो कमेंट पढ़े तो मुझे लगा कि अगर आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा तो मुझे वीडियो फिर से रीशूट करना चाहिए, तो मैंने ये दोबारा बनाया है। तो माफ़ी चाहूँगा, आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ा। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि जो पीडीएफ आपको हमने दी हैं अभी, उसके जो एमसीक्यूज़ की डिस्कशंस हैं हम ट्यूसडे यानी आज ही के दिन से शुरू करेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया हुआ था, लिखा हुआ था कि एक बार मैं सिलेबस पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो एमसीक्यूज़ हैं उस पर डिस्कशन शुरू करें। तो वो चीज़ मानते हुए मैं अब जो एमसीक्यूज़ की डिस्कशंस हैं वो सिलेबस ख़त्म होने के बाद ही शुरू करूंगा। और सिलेबस ख़त्म होने के लिए मुझे लगता है 30 लेक्चर और चाहिए होंगे मैक्सिमम, कि 30 लेक्चर्स और आपके आएंगे तो आपका सिलेबस ख़त्म होगा। ऐसा अभी तक आपका 60% सिलेबस से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। और ये जो पार्टनरशिप है इसी में कम से कम 20 से 25 लेक्चर तो इसी पार्टनरशिप को कंप्लीट करने में लगेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ अगर किसी चैप्टर से आएंगे तो मे बी पार्टनरशिप होगा वो। और इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है दोस्तों कि जैसे हमने जितने भी आप पीछे चैप्टर्स किए उसमें हमने प्रैक्टिकल पोर्शन पे उतनी ज़्यादा वेटेज नहीं दी, उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन इस चैप्टर पे हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों को इक्वल वेटेज देना है, क्योंकि इसमें जितने भी ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ होंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो इसलिए हम इस चैप्टर पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को इक्वल वेटेज देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, हमने जो अभी तक पढ़ा इससे पहले, अगर मैं उसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो सारा का सारा 11th का था, पार्टनरशिप 12th का है। फ़र्क क्या है, जो 11th में हमने पढ़ा, चाहे वो ट्रायल बैलेंस था, चाहे वो लेजर्स थी, कैश बुक थी, फाइनल अकाउंट्स था, जितना भी हमने पढ़ा वो सब चीज़ें हम बनाते हैं अंडर सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर का मतलब होता है जहाँ एक पर्सन है, एक ही इंसान है, वो बिज़नेस कर रहा है, पैसा भी उसी ने लगाया और बिज़नेस को लुक आफ्टर भी वही कर रहा है, यानी बिज़नेस के लिए हर काम एक अकेला इंसान कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोपराइटर। तो उसमें जितने भी हमने अकाउंट बनाए वो अंडर सोल प्रोपराइटर आते हैं। लेकिन यहाँ ये जो टॉपिक है ये पार्टनरशिप है। आपको पता ही है कि पार्टनरशिप का मतलब यही होता है कि दो या उससे ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। तो यहाँ पार्टनरशिप में हालांकि हमारे अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन वही रहेंगे, बुक्स हम वैसे ही बनाएंगे, कुछ नई चीज़ें भी इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेंगी। तो अब पार्टनरशिप का दोस्तों सबसे पहले मतलब जान लेते हैं कि मतलब क्या है। पार्टनरशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु जॉइंस देयर हैंड टू कैरी ऑन ए बिजनेस, यानी दो या उससे ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि हमें पार्टनरशिप करनी क्यों है, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें पार्टनरशिप किसी के साथ करनी पड़ती है। अगर मान लो मैं एक सोल प्रोपराइटर हूँ, मेरा बिजनेस है, अकेले अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा मुनाफा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्यों चाहूँगा कि कोई और मेरे साथ आए पार्टनर और मैं अपना प्रॉफिट उसके साथ शेयर करूँ। क्या रीज़न होगा कि मुझे किसी को अपने साथ पार्टनर लेना पड़ा। तो दोस्तों, रीज़न अलग अलग हैं। फर्स्ट रीज़न जो इसका है वो है, अगर मान लो मुझे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है या मुझे अपने बिज़नेस के लिए कुछ और पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो वो पैसा फर्स्ट रीज़न बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अब पैसा है, कोई भी कह सकता है यार पैसा है तो पैसा तो हम बैंक से भी ले सकते हैं, मैं बैंक से भी पैसा ले सकता हूँ, मैं क्यों चाहूँगा कि कोई पार्टनर आए, मैं बैंक से पैसा ले लूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बैंक से पैसा लेता हूँ तो बैंक मुझसे इंटरेस्ट लेगा और अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी साथ में मांगेगा। तो अगर मुझे एक बिज़नेस शुरू करना है या बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, तो आपको पता है दोस्तों, नया बिज़नेस शुरू करो या उसको एक्सपेंड करो, ग्रोथ में टाइम लगता है। किसी बिज़नेस की ग्रोथ में थोड़ा टाइम 2, 4, 6 साल, इवन कि 10 साल भी लग जाते हैं। तो अगर मान लो अगर इतना टाइम मेरे बिज़नेस को ग्रोथ में लगा, मुझे मुनाफा आने में टाइम लगा, ऐसा तो है नहीं कि पहले साल ही में काफ़ी सारा मुनाफा कमा लूँगा, हो सकता है 2 साल तो मुझे प्रॉफिट भी ना हो, तो मुझे तो बैंक को इंटरेस्ट रेगुलरली देना है। तो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा मेरे बिज़नेस पे कि मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना है। तो मैं कहाँ से पे करूँगा अगर मेरा बिज़नेस मुनाफे में नहीं है, प्रॉफिट में नहीं है, तो एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा और साथ में ही साथ बैंक का पैसा भी वापस करना है। दूसरा दोस्तों, तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि बैंक से पैसे, चलो मान लो मैं नहीं लेता, मैं किसी नेबर से, रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से पैसा ले लूँ, तब भी एक बर्डन तो रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने बिज़नेस के लिए पैसा लिया और आप उसको 20 साल के बाद या 10 साल के बाद वापस करोगे। ऑफकोर्स अगर आप बिज़नेस के लिए पैसा लेते हो तो अमाउंट तो ज़्यादा ही होगा।
तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो आप उसको 6 महीने साल में कैसे वापस करोगे, क्योंकि हम किसी से भी अगर पैसा लेंगे, मान लो विदाउट इंटरेस्ट भी लेते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल का टाइम लेते हैं कि एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर आपको वापस कर देंगे। तो मेरे लिए अगेन ये एक लाइबिलिटी रहेगी कि जिससे वो पैसा मैंने लिया है, बिना इंटरेस्ट के भी लिया है, तब भी मुझे उसको 6 महीने साल के अंदर वापस करना है। तो अगर मेरा बिजनेस कल को प्रॉफिट में नहीं आया जल्दी, तो मैं उसको पैसा कहाँ से वापस करूँगा। तो फिर इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी को एज ए पार्टनर ले लेते हैं। अब हमें पता है कि इस पर्सन के पास पैसा है, ये पैसा हमारे बिज़नेस में लगा सकता है, तो हम उसको कहते हैं भाई तुम अपना पैसा लगा लो, तुम पैसा लगाओगे, हमारा बिज़नेस हम बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे, और जो प्रॉफिट फिर हमें होगा हम आपस में किसी म्यूचुअल रेशो में बांट लेंगे। वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे या किसी भी एग्रीड रेशो पे हम उसको बांट लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि मेरे बिज़नेस में पैसा आ जाएगा, मुझे किसी को इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है जैसे बैंक को देना है। हाँ, जिसने पैसा लगाया उसको बाद में जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, तो हम उसमें एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रख लेते हैं। तो एक तो रीज़न हो गया कि जब आपको पैसा चाहिए और आप कोई पैसा आपके बिज़नेस में लगा लेता है और आप उसको एज ए पार्टनर अपने बिज़नेस में ले आते हो। दूसरा रीज़न दोस्तों ये भी हो सकता है कि मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या कोई ऐसी नॉलेज है उसके पास जो मेरे पास नहीं है, तो मैं चाहता हूँ भाई तुम अपनी टेक्नोलॉजी या नॉलेज मेरे बिज़नेस में लेके आओ, हम दोनों मिल के बिज़नेस करेंगे, तुम्हारी टेक्नोलॉजी और नॉलेज और मेरा पैसा हम दोनों मिलकर काम करेंगे, और बाद में फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम किसी एग्रीड रेशो में आपस में बांट लेंगे। तो तब भी हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो थे रीजंस कि क्यों हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। अब पार्टनरशिप, जैसे मैंने कहा कि 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। सो meaning of partnership is an association between 2 or more person who agree to do business and share its profit and loss. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, जो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें ये कहा गया है कि 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं प्रॉफिट मोटिव से, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। एसोसिएशन 2 या उससे ज़्यादा लोगों के बीच जो एग्री करते हैं, एग्री टू डू ए बिजनेस एंड शेयर इज प्रॉफिट, जो एग्री करते हैं कि वो एक बिजनेस करेंगे और अपने प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आपके लिए वहाँ पे ईयर दे दिए जाएंगे, जैसे 1932 एक ऑप्शन होगी, उसके साथ 3 और ऑप्शन होंगी, तो आपको जो पता है कौन से ऑप्शन सही है तो आपने उस पर टिक करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज पार्टनर्स फर्म एंड फर्म नेम। बट बिफोर दैट दोस्तों, एक चीज़ मैंने बताई कि 2 या उससे ज़्यादा लोग जब मिलकर कोई काम शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है कि ठीक है, एक पार्टनरशिप फॉर्म करने के 2 लोग तो चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने, 10, 20, 50? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। रूल 10 ऑफ कंपनी रूल्स 2014, जो कंपनी रूल्स बने हुए हैं 2014, उसमें जो रूल 10 है उसमें यह कहा गया है कि मैक्सिमम नंबर जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50। ये आपको याद रखना है कि किसी भी पार्टनरशिप को बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने चाहिए, 50। तो अगेन ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम कितनी होती है। तो आपको याद रखना है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितनी, नॉट मोर देन 50। 50 जो है मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं पार्टनर्स फर्म और फर्म नेम के बारे में। दोस्तों, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। यानी वो पर्सन जो किसी पार्टनरशिप में एंटर हुए, यानी जिन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई इंडिविजुअली, उनको क्या कहते हैं, पार्टनर्स। ये अंडरलाइन किया हुआ है कि जो लोग जिन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई उनको इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे, पार्टनर। फॉर एग्जांपल ए और बी, इन दोनों ने मिलकर एक फर्म बनाई, तो इंडिविजुअली हम इनको बोलेंगे पार्टनर्स। ए इज द पार्टनर, बी इज द पार्टनर, एंड कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे कि ए और बी की पार्टनरशिप फर्म है तो उसको बोलेंगे हम फर्म।
तो इंडिविजुअली पार्टनर जो पर्सन है जिन्होंने ये पार्टनरशिप फर्म बनाई, मेंटेन की, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, फर्म। सो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो पर्सन जिन्होंने एक फर्म बनाई उनको इंडिविजुअली क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा वहाँ पे पार्टनर्स। बाकी ऑप्शन भी आपके साथ दी होंगी 3 और कलेक्टिवली उनको क्या कहते हैं, फर्म। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि कलेक्टिवली जो 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई काम करते हैं तो कलेक्टिवली उसको क्या कहते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन हो सकती है पार्टनर्स, फर्म, बोथ या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टिवली उनको हम क्या बोलेंगे, फर्म। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। और जिस नाम के अंदर, जिस नाम से वो किसी बिजनेस को शुरू करते हैं उसको बोलते हैं फर्म नेम। जिस नाम से उन्होंने किसी बिजनेस को शुरू किया उसको बोलेंगे फर्म नेम। तो ये भी अंडरलाइन की है, इसको भी आपने याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट इज 2 और मोर पर्सन। जैसे मैंने अभी कहा कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म को बनाने में देयर शुड बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए जिसे हम पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। तो 2 या उससे ज़्यादा मैक्सिमम मैंने कितने बताए, 50। तो 2 भी हो सकते हैं, 4, 6, 10, मैक्सिमम कहाँ तक, 50 तक। इतने हम किसी भी फर्म में पार्टनर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड इज एग्रीमेंट। देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप हम कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है एग्रीमेंट। क्योंकि हम किन टर्म्स पे काम करेंगे, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करेंगे, वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक एग्रीमेंट के अंदर लिखी होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो दोनों ने कितनी कैपिटल लगानी है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वो कितनी ड्राइंग्स कर सकते हैं, ड्राइंग्स पे उनको कितना इंटरेस्ट देना है, या फिर उनकी सैलरी कितनी होगी, उनकी कमीशन कितनी होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एग्रीमेंट में होंगी। उस एग्रीमेंट को साइन किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, ओरल भी बनता है, रिटन भी, आगे बताऊंगा। तो एग्रीमेंट जो है, जब भी एक पार्टनरशिप बनती है तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। कि बिजनेस हमने पार्टनरशिप फर्म तो बना ली, अब प्रॉफिट को कैसे बांटना है। अब दोस्तों ये भी पार्टनर्स पे डिपेंड करता है, वो जो चाहे अपनी प्रॉफिट शेयर रेशियो रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था कि ए और बी 2 पार्टनर है। मान लो इसने कैपिटल लगाई 5 लाख और इसने कैपिटल लगाई 2 लाख या 2 लाख। अब अगर हम ऐसे जज करें कि हम कहेंगे यार ए ने जो है 5 लाख लगाया है, बी ने 2 लाख लगाया है, इसका मतलब ए को तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ज़्यादा पैसा लगाया है, बी ने कम पैसा लगाया, कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारे आपकी जजमेंट के ऊपर नहीं है, ये डिपेंड करेगा इन दोनों पे। अगर ये चाहते हैं कि बेशक एक ने ज़्यादा पैसा लगाया, एक ने कम, लेकिन प्रॉफिट हम बराबर बांटेंगे, तो वैसा भी हो सकता है। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम लगाएगा उसको कम मिलेगा। प्रॉफिट कैपिटल जितनी मर्जी लगा लें, लेकिन जो बांटने की रेशो होगी वो ये दोनों डिसाइड करेंगे। कोई और बाहर का आदमी डिसाइड नहीं कर सकता कि वो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। सो जो प्रॉफिट शेयर रेशो है वो डिपेंड करेगी उन पार्टनर्स पे, वो जिस रेशो में चाहें अपना प्रॉफिट बांट सकते हैं। ये थर्ड स्टेप आ गया इसका। नेक्स्ट इज दोस्तों, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। अब जैसे मैंने कहा कि 2 पार्टनर हैं, या मैं कह लेता हूं कि 3 पार्टनर हैं। अब इसका मतलब है कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी अगर ए बी सी 3 पार्टनर, ये तीनों बिजनेस के लिए काम करें, पैसा लगाया है, काम भी करेंगे बिजनेस के लिए, वो भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। मान लो ए और बी इन दोनों ने सिर्फ कैपिटल लगाई, पैसा लगाया, इन्होंने कहा कि हम पैसा लगाएंगे, काम हम नहीं करेंगे। काम कौन करेगा? काम सी करेगा। मान लो सी ने कुछ पैसा नहीं लगाया या लगाया भी, लेकिन डिसाइड ये हुआ कि ए और बी ने पैसा लगा दिया, अब ये कोई काम नहीं करेंगे। कौन काम करेगा? काम करेगा सी। इसको बोलेंगे वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर। अब सी काम कर रहा है, लेकिन सी किसके बिहाव पे काम कर रहा है? ए और बी के। यानी ए और बी के लिए सी काम कर रहा है। यानी जो डिसीजन सी ने लेना है किसी भी चीज़ को लेकर, उसमें इन दोनों की लाइबिलिटी भी सेम ही होगी। अगर इसने कोई डिसीजन लिया किसी चीज़ को लेके कि कोई चीज़ खरीदनी है या कोई कर्ज लेना है या कुछ भी करना है, तो वो डिसीजन अल्टीमेटली तीनों का ही होगा, क्योंकि ये इन दोनों के बिहाफ पे भी काम कर रहा है। तो जितनी लाइबिलिटी सी की है उतनी ए और बी की होगी, क्योंकि ए और बी ने ऑथोराइज किया है कि वो तुम हमारे बिहाफ पे काम करो, जो तुम डिसीजन लोगे हम भी उसके लिए लाइबल होंगे।
तो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, तीनों भी कर सकते हैं, या कोई एक भी बाकी दो के बिहाफ पे बिजनेस कर सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। दोस्तों प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब, प्रिंसिपल मतलब ओनर, एजेंट मतलब ओनर के आगे जो काम करने वाला। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स की, कि जो पार्टनर्स होते हैं ये प्रिंसिपल भी होते हैं यानी ओनर भी होते हैं, एंड एट द सेम टाइम एजेंट भी होते हैं, मतलब मालिक और नौकर दोनों। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ए और बी पार्टनर हैं, ए बी और सी पार्टनर हैं, तो ये तीनों हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। और एजेंट कैसे, मान लो ए और बी के बिहाफ पे सी काम कर रहा है, तो ये दोनों प्रिंसिपल भी हैं, लेकिन क्योंकि काम सी कर रहा है तो सी जो है ये प्रिंसिपल भी है और साथ ही साथ एजेंट भी है। और अगर ये तीनों ही काम कर रहे हैं तो दे आर बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। जैसे मैंने कहा कि जब भी पार्टनरशिप बनती है, सबसे पहला जो काम होता है ना दोस्तों, वो होता है कि पहले एक डीड बनाओ जी, एग्रीमेंट बनाओ। क्योंकि अगर 2 या 3 या 4 या 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर में कि उन दोनों में, उन तीनों में या चारों में जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें कोई डिस्प्यूट हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट वगैरह हो सकता है। तो कहते हैं भाई पार्टनरशिप डीड बना लो। डीड मतलब एक एग्रीमेंट बना लो, उसमें हम अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे कि किस किन टर्म्स में हम काम करेंगे, फिर हम सबको वो टर्म्स फॉलो करनी है, जिससे क्या होगा कि डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। तो वो जो हम डीड बनाते हैं, उसको जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं जिसमें एग्रीमेंट में, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। सो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल एंड और रिटन एग्रीमेंट। अब ये जो पार्टनरशिप तब शुरू होती है जब हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट चाहे ओरल है चाहे रिटन। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है ओरल एंड रिटन? ओरल का मतलब हो गया वर्बली, मुँह ज़ुबानी। जैसे मान लो मैं और मेरे एक साथी पार्टनर हैं, हम दोनों मुँह ज़ुबान डिसाइड कर लें भाई हम इतना पैसा लगाएंगे, प्रॉफिट को ऐसे बांटेंगे, कैपिटल अपना ड्राइंग्स हम इतनी कर सकते हैं, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट इतना होगा, तो वर्बली हमने डिसाइड किया, लिखा नहीं। तो कहता है जो पार्टनरशिप है वो तब शुरू होती है जब हम कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, और एग्रीमेंट ओरल या रिटन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक चीज़ याद रखो दोस्तों, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि आप ओरल बनाओ या रिटन। ये मर्जी है पार्टनर्स की, चाहे तो ओरल बनाए चाहे तो रिटन एग्रीमेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरल ज़्यादा बेटर रहेगा या रिटन, तो सबका जवाब मेरे ख्याल से होगा रिटन। क्यों? क्योंकि अगर रिटन में एग्रीमेंट है तो डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। कल को अगर किसी चीज़ को लेकर कोई डिस्प्यूट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द पार्टनर्स, तो देखेंगे हाँ भाई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है हमें उसको फॉलो करना है। तो उसके अंदर जो लिखा होगा जब सभी वो चीज़ फॉलो करेंगे तो वहाँ पर फिर डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। सो इट इज़ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट। कहता है ये बेटर है कि रिटन एग्रीमेंट हो टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, ताकि हम किसी डिस्प्यूट को अवॉइड कर सके, क्योंकि जो होगा लिखित में होगा, रिटन में होगा, तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब देखते हैं वो जो पार्टनरशिप डीड उसके अंदर लिखा क्या होता है, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि उसके अंदर होता क्या है भाई। तो उसके अंदर क्या है? फर्स्ट इज नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम और एड्रेस, यानी वो कहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम क्या है और उसका एड्रेस, यानी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लिखा होता है। तीसरा नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं हम, गुड्स की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं। गुड्स की बाइंग सेलिंग जैसे मैंने बड़ी बार एग्जांपल देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में बेचता हूँ या मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, उसका बिजनेस, या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब हो गया जैसे बैंकिंग या इंश्योरेंस का जो काम देते हैं तो उनको सर्विस बोलते हैं। तो किस तरह का बिजनेस है ये भी उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बिजनेस शुरू करेंगे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पैसा, और जो पैसा हम लगाएंगे उसको बोलते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि पार्टनर्स ने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पैसा हम लगाएंगे उस पर हमने कितना इंटरेस्ट लेना है, लेना भी है या नहीं लेना। अगर लेना है तो कितना इंटरेस्ट पार्टनर्स को कैपिटल पे मिलेगा जो बिजनेस में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब मैंने आपको बताया था, जो पैसा हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं। बिजनेस में पैसा लगा दिया, मान लो मैं और मेरा एक साथी है, हमने बिजनेस में पैसा लगाया, अब मुझे पर्सनल यूज़ के लिए पैसा चाहिए, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। तो कौन पार्टनर कितनी ड्राइंग्स कर सकता है ये भी उस डीड में लिखा होगा, और ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा पार्टनर से ये भी लिखा होता है, कि अगर मान लो मैं ड्राइंग्स कर लेता हूँ तो जैसे कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट मिला तो ड्राइंग्स पे मुझे इंटरेस्ट देना भी होगा अपनी फर्म को।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट को हम किस रेशो में बांटेंगे, ये मैंने बताया कि ये तो पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करते हैं रहते हैं कि किस रेशो में प्रॉफिट को बांटना है। तो मैंने कहा था ज़रूरी नहीं है कि जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पार्टनर्स की अपनी मर्जी है, इक्वल बांटें या किसी स्पेसिफिक रेशो में बांटें, ये उनकी खुद की मर्जी रहती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लो कोई हमें बिज़नेस को लोन चाहिए, हमारा बिज़नेस है, 3 पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने कहा A B C, अब हमें इस फॉर्म में लोन चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो अगर मान लो C के पास पैसा है, वो फर्म को एज ए लोन देता है, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, तो C ने इस तरह फर्म को लोन दिया, तो उस लोन पे कितना इंटरेस्ट होगा ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को कितनी सैलरी, कमीशन या बोनस, इनका टोटल को रेम्युनरेशन बोलते हैं, तो कितनी सैलरी, कमीशन, बोनस पार्टनर्स को मिलेगा ये भी डीड के अंदर लिखा होगा। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो उनको करनी है, ये भी उसमें लिखा होगा। और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्टनरशिप कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक डैम बन रहा है, अब उस डैम को बनने में 10 साल लगने हैं, तो 5-6 लोग मिलके उस डैम को बनाने का काम ले लेंगे। तो जब वो डैम बन के कंप्लीट हो जाएगा 10 साल या 12 साल, तो क्या होता है कि पार्टनरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये कंटिन्यू भी कर सकते हैं, बट एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसके अंदर फिर क्या होता है कि वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो कितनी देर के लिए पार्टनरशिप फर्म बन रही है, उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज ओके, ये आपके आ गई कंटेंट्स। अब दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो पार्टनरशिप डीड है ये ओरल और रिटन दोनों तरीक़ों से बना सकते हो, बाइंडिंग कोई नहीं है, मर्जी होती है जैसे मर्जी, लेकिन रिटन ज़्यादा सही रहती है। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से पार्टनरशिप डीड रिटन में नहीं है, मतलब ओरल है, तो उस केस में कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो वो रूल्स क्या है मैं वो दिखा रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों ये रूल्स, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड MCQs आ सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको पढ़ के दिखा दूं, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब जहां पे पार्टनरशिप डीड ओरल में है, जहां पे आपने रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया है, वहां आपको रूल फॉलो करने हैं। वो क्या रूल हैं? फर्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि प्रॉफिट शेयर रेशो क्या होगी। याद रखना दोस्तों, अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है, रिटन में नहीं है, तो प्रॉफिट को हमेशा इक्वल बांटा जाता है, बराबर। जैसे मैंने कहा 3 पार्टनर हैं, इसने 5 लाख लगाया है, इसने 2 लाख लगाया है और इसने 1 लाख लगाया है। सबसे ज़्यादा तो ये नहीं लगाया है, तो उस हिसाब से तो प्रॉफिट 1 हो जाना चाहिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है तो सब में प्रॉफिट बराबर बटेगा, 1:1:1, यानी अगर 3 रुपये प्रॉफिट है तो 1 रुपया A को जाएगा, 1 रुपया B को और 1 रुपया C को। तो प्रॉफिट शेयर रेशो क्या होगी इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि प्रॉफिट जो है हमेशा बराबर बटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में काम आने वाली चीज़ है, याद रखना इसको। सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैंने कहा कि जो पार्टनर A B C ने कैपिटल लगाई है 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इस पे जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी मिलता है अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में है। लेकिन अगर ओरल में पार्टनरशिप डीड है तो किसी पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, याद रखना आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब मैंने कहा था कि अगर पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो उनको इंटरेस्ट देना भी पड़ता है। अब मान लो A B C ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना भी होता है, लेकिन तब देना होता है जब पार्टनरशिप डीड होती है, यानी रिटर्न में होती है। अगर ओरल में है तो किसी भी पार्टनर्स को से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, यानी ना कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट मिलना है, ना ड्राइंग्स पे उनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी मैंने कहा था कि 3 पार्टनर हैं और लोन की ज़रूरत है, तो मान लो C के पास पैसा है, उसने एज ए लोन फर्म को लोन दिया, तो जो पार्टनर लोन दे रहा है उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है अगर ओरल है। अगर रिटर्न पार्टनरशिप डीड है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा, अदरवाइज ओरल में 6% तो देना ही देना है। और लास्ट इज सैलरी और कमीशन। तो अगर पार्टनरशिप डीड ओरल में है तो किसी पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन नहीं मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। ये 5 रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे आगे आपके जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ये काम आएंगे और इन पे बहुत सारे MCQs बन सकते हैं। इनफैक्ट 5 MCQs तो सीधे सीधे ये बन सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड शेयरिंग रेशो क्या होगी, तो वहाँ पे आपको बता देंगे कुछ, तो आपने देखना है कि इक्वल होती है, या आपको याद रखना है कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होता है, वहाँ पे रेट लिख देंगे 9%, 12%, 6% और नॉट अलाउड, तो आपने नॉट अलाउड को टिक कर लेना है। इसी तरह बाकी चीज़ों पर भी आपके MCQs आ जाएंगे। तो इस चैप्टर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है दोस्तों, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत करना, आपने देखने सारे देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक भी पार्ट आपने छोड़ा
तो आपको आगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर जो लेक्चर है ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, यानी अगला लेक्चर जो कराऊंगा वो इससे रिलेटेड होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो अगला समझ नहीं आएगा, और अगर अगला नहीं पढ़ा होगा तो उसके अगला वाला समझ नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है, स्किप किसी को नहीं करना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आई होप आज आपको मज़ा आया होगा। बाकी इसके आगे भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, पहले वो ख़त्म करके फिर हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।